नीदरलैंड्स पर केंद्रित इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है, उनके जरिए हम कोशिश करेंगे इस देश की एक गहरी समझ बनाने की, उन पहलुओं पर ध्यान देते हुए जो शायद पहली नज़र में उतनी साफ ना हो। जानकारी काफ़ी फैली हुई है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति से लेकर राजनीति और अर्थव्यवस्था तक। लेकिन हमारा इरादा सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से आप कह सकती हैं उन अहम कनेक्शन को निकालना है जो नीदरलैंड्स की कहानी को वाकई दिलचस्प बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। पवन चक्कियों और ट्यूलिप के अलावा क्या बात है जो इस देश को खास बनाती है? सोचिए, एक ऐसा देश जिसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे है, वो भला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक कैसे बन गया? ये उन कई पहेलियों में से एक है जिन्हें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके भूगोल और पहचान से। जैसा कि पता है, नीदरलैंड्स पश्चिमी यूरोप में है, जर्मनी, बेल्जियम और उत्तरी सागर के बीच। राजधानी एम्स्टर्डम है, लेकिन सरकार का केंद्र हैग में है। ये अपने आप में एक दिलचस्प व्यवस्था है। रॉटरडैम, यूट्रेक्ट, आइंडहोवन जैसे शहर भी जाहिर है महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल लगभग 41,500 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या करीब 1.25 करोड़ के आसपास। 2023 का अनुमान है, मतलब भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा देश नहीं है। इसे अक्सर हॉलैंड भी कह दिया जाता है। और हाँ, ट्यूलिप, पवन चक्कियां, नहरें और साइकिलें, ये सब इसकी पहचान से जुड़ी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है और जो शायद नीदरलैंड्स के पूरे चरित्र को परिभाषित करती है, वो है इसका समुद्र तल से नीचे होना। करीब 1/4 हिस्सा आप मान लीजिए समुद्र तल से नीचे है और लगभग आधा हिस्सा समुद्र तल से बस 1 मीटर ऊपर। इन निचले मतलब समुद्र से वापस ली गई जमीनों को पोल्डर कहते हैं। ये सिर्फ एक भौगोलिक चीज नहीं है, ये डच लोगों की हिम्मत और उनकी इंजीनियरिंग का कमाल है एक तरह से। पानी के साथ ये जो लगातार उनका संघर्ष और सहयोग चला है ना, उसी ने उन्हें जल प्रबंधन में दुनिया का लीडर बनाया है। उन्होंने सचमुच समुद्र से अपनी जमीन वापस जीती है। और ये जो इंजीनियरिंग की महारत है, ये सिर्फ जमीन बनाने तक तो सीमित नहीं रही होगी, इसने जरूर उनकी सोच, उनकी संस्कृति पर भी गहरा असर डाला होगा। इसी से जोड़कर देखें, अगर हम इतिहास की तरफ चले, जानकारी में 16वीं-17वीं सदी के डच गोल्डन एज का जिक्र है काफी प्रमुखता से। ये वो दौर था जब व्यापार, कला और समुद्री शक्ति सब अपने चरम पर थे। इसी टाइम पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीओसी जिसे कहते हैं, वो उस जमाने की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसी थी। हाँ बिल्कुल, वीओसी दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं जिसने शेयर्स जारी किए थे। अच्छा। तो इसी ने भारत समेत दुनिया भर में व्यापारिक चौकियां और उपनिवेश बनाए। जाहिर है ये इतिहास थोड़ा जटिल भी है। बाद में 1830 में बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हुआ और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी का कब्जा, वो भी एक काला अध्याय रहा। तो ये जो ऐतिहासिक उतार चढ़ाव हैं, ये आज उनकी दुनिया में भूमिका को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, अगर हम इन ऐतिहासिक धागों को जोड़ें तो गोल्डन एज की जो विरासत है वो सिर्फ म्यूजियम में नहीं है। वो आज भी डच लोगों की व्यापारिक सोच, उनकी उद्यमशीलता और दुनिया से जुड़ाव में जिंदा है। जैसा मैंने कहा, वीओसी जैसी कंपनी बनाना उस जमाने में, वो नवाचार की भावना आज भी दिखती है। और फिर एक औपनिवेशिक शक्ति से होते हुए आज वो यूरोपीय संघ यानी ईयू, जो यूरोप का एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक समूह है, नाटो जो एक महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन और शेंगेन क्षेत्र जहां यूरोप में आप बिना रोक टोक आ जा सकते हैं, इन सब का एक सक्रिय और सम्मानित सदस्य बनना, ये दिखाता है कि कैसे ये देश लगातार खुद को बदलती दुनिया के हिसाब से ढालता रहा है। युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण और फिर यूरोप को एक करने में उनकी जो भूमिका रही, वो इसी अनुकूलन क्षमता का सबूत है। ये अनुकूलन क्षमता वाकई कमाल की है और ये शायद उनके राजनीतिक व्यवस्था में भी झलकती होगी। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि यहाँ संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र का एक मिलाजुला रूप है। राजा विलियम अलेक्जेंडर राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन असल राजनीतिक ताकत प्रधानमंत्री और संसद के पास होती है। 2023 तक मार्क रूटे प्रधानमंत्री थे। संसद के 2 सदन हैं, एर्स्टर कामा, जिसे हम सेनेट जैसा समझ सकते हैं, और ट्रीडे कामा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जहां असल में कानून बनाने का काम होता है। ये व्यवस्था सुनने में तो काफी स्थिर लगती है। हाँ, और ये स्थिरता शायद यूं ही नहीं आई है। देखिए, एक तरफ राजशाही है जो एक तरह से निरंतरता और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। दूसरी तरफ एक बहुत जीवंत मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है जहां अक्सर गठबंधन सरकारें बनती हैं।
ये जो संतुलन है ना, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं, ये मुमकिन है कि उस सामाजिक स्थिरता और ऊंचे जीवन स्तर में मदद करता हो जिसका जिक्र स्रोत आगे करते हैं। जब नीदरलैंड्स को दुनिया के सबसे खुशहाल और सुरक्षित देशों में गिना जाता है, ये दिखाता है कि उन्होंने शासन का एक व्यवहारिक मॉडल वास्तविक किया है। और स्थिरता का सीधा संबंध तो अर्थव्यवस्था से भी होता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। नीदरलैंड्स दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक है। ये बात जितनी बार सुनो उतनी बार सोचने पर मजबूर करती है। इतना छोटा सा देश, इतनी जमीन पानी के नीचे, और फिर भी खेती में इतनी बड़ी ताकत, ये कैसे मुमकिन है? स्रोत बताते हैं कि यूरो यहाँ की मुद्रा है और ये एक विकसित अर्थव्यवस्था है। रॉटरडैम का बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा है। ये बात तो वैश्विक व्यापार में उनकी सेंट्रल भूमिका को दिखाती है। कृषि के अलावा ऊर्जा, हाईटेक इंडस्ट्री, फाइनेंस, टूरिज्म और जो रचनात्मक उद्योग हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। नवाचार और निर्यात पर उनका जोर साफ नजर आता है। इस कैसे का जवाब देखिए कई परतों में है। पहली परत तो वही है पोल्डर, समुद्र से जीती गई उपजाऊ जमीन। दूसरी परत है तकनीक और नवाचार। डच कृषि बहुत ज्यादा कुशल है, इंटेंसिव है और तकनीकी रूप से बहुत आगे है। ग्रीन हाउस खेती देख लीजिए, बीज तकनीक, लॉजिस्टिक्स, इन सब में वे माहिर हैं। अच्छा। तीसरी परत है उनकी ऐतिहासिक व्यापारिक समझ और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रॉटरडैम का वो विशाल बंदरगाह भी शामिल है। और चौथी परत शायद उनकी मानसिकता है, जो सीमित संसाधन है उनका सबसे अच्छे तरीके से कुशलता से उपयोग करना। ये सब चीजें मिलकर इस कृषि चमत्कार को संभव बनाती हैं। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये कृषि व्यवसाय यानी एग्रीबिजनेस का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रूप है। मतलब कम जगह में ज्यादा और बेहतर उगाना, ये वाकई प्रभावशाली है। अब जरा संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ देखें। कला के क्षेत्र में रेम्ब्रांट, वैन गॉग, वर्मियर, इनके नाम कौन नहीं जानता। इनकी विरासत आज भी दुनिया भर के कला प्रेमियों को वहां खींचती है। और हाँ, साइकिल, ये सिर्फ पर्यावरण बचाने का तरीका नहीं है, लगता है ये डच जीवन शैली का एक जरूरी हिस्सा है। शहरों में साइकिल लेन का पूरा जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि नीदरलैंड्स अपनी उदार सामाजिक नीतियों के लिए जाना जाता है, चाहे वो ड्रग्स के प्रति उनका टॉलरेंट रवैया हो या समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देना। यहाँ के शहर साफ सुथरे हैं, जीवन स्तर ऊंचा है और पर्यावरण को लेकर जागरूकता भी काफी ज्यादा बताई जाती है। भाषा की बात करें तो डच आधिकारिक भाषा है, कुछ उत्तरी हिस्सों में फ्रिजियन भी बोली जाती है, लेकिन एक बड़ी सुविधा ये है कि ज्यादातर लोग, खासकर शहरों में, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। हाँ, ये बात बहुत मदद करती है। धार्मिक तौर पर देखें तो ईसाई धर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और इस्लाम प्रमुख हैं, लेकिन जानकारी ये भी इशारा करती है कि धर्मनिरपेक्षता या नास्तिकता भी बढ़ रही है। इन सब चीजों को अगर एक साथ देखें ना, तो एक दिलचस्प तस्वीर बनती है। ये जो उदार सामाजिक नीतियां हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर, ऊंचा जीवन स्तर और पर्यावरण के प्रति ये सजगता, ये सब मिलकर शायद उस खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स की वजह बताते हैं जिसके लिए नीदरलैंड्स जाना जाता है। जब समाज समावेशी हो, बुनियादी सुविधाएं बेहतरीन हों और लोग अपने आसपास के माहौल से जुड़ाव महसूस करें, तो ये खुशहाली में झलकता है। साइकिल चलाना सिर्फ परिवहन नहीं है, ये उनकी व्यावहारिकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और शायद उनके समतावादी समाज का भी प्रतीक है। और अंग्रेजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल, वो उनके वैश्विक जुड़ाव और अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। तो हमने भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इन सब पहलुओं को छुआ। अब कुछ उन खास बातों या जगहों पर आते हैं जो इन स्रोतों में बार बार उभर कर सामने आती हैं और जो शायद इन सभी पहलुओं का प्रतीक भी हैं। जैसे एम्स्टर्डम की नहरें, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन और शहरी नियोजन का एक ऐतिहासिक उदाहरण भी है। या फिर एनी फ्रैंक हाउस, जो इतिहास के एक बहुत दुखद अध्याय की याद दिलाता है। क्यूकिनहोफ गार्डन के ट्यूलिप खेत तो जैसे नीदरलैंड्स का पोस्ट कार्ड ही बन गए हैं, लेकिन ये उनकी बागवानी में विशेषज्ञता का भी नमूना है। किंडरडाइक की पवन चक्कियां, ये सिर्फ देखने लायक नहीं है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और दिखाती हैं कि कैसे डच लोगों ने सदियों पहले पानी से लड़ाई लड़ी थी। सही कहा। रॉटरडैम का आधुनिक आर्किटेक्चर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शहर के फिर से उठ खड़े होने और भविष्य की ओर देखने का प्रतीक है।
और हेग, जो न सिर्फ सरकार का केंद्र है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसी संस्थाओं का घर होने की वजह से शांति और न्याय की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी भी कहलाता है। हाँ, बिल्कुल। इन जगहों के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स बार-बार सामने आते हैं, जैसे पोल्डर और जल प्रबंधन में उनकी मास्टरी, डेल्फ्ट या एम्स्टर्डम जैसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय जो इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम और टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर उनका बढ़ता ध्यान, ये सब मिलकर उसी छवि को मजबूत करते हैं कि नीदरलैंड्स एक बेहद संगठित, उन्नत और आगे की सोचने वाला समाज है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी बिंदुओं को फिर से जोड़कर देखें तो एक केंद्रीय थीम, एक धागा लगातार उभरता है, और वो है अनुकूलन यानी एडाप्टेशन। पानी के खतरे से निपटने के लिए जमीन बनाना और जल प्रबंधन में महारत हासिल करना, सीमित जमीन से ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए लगातार नई तकनीकें लाना, युद्ध की तबाही के बाद फिर से खड़ा होना और यूरोपीय सहयोग में अहम भूमिका निभाना, बदलती सामाजिक सोच के साथ उदार नीतियां अपनाना। ये जो लचीलापन है ना, और भविष्य की तरफ देखने की सोच, यही शायद उनकी सफलता की कुंजी है। वो जो उच्च खुशहाली है ना, वो सिर्फ आर्थिक समृद्धि का नतीजा नहीं है, बल्कि वो सामाजिक प्रगति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कुशल शासन और पर्यावरण चेतना का मिला-जुला फल लगता है। तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे देश की है जिसने पानी के साथ अपने जटिल रिश्ते को ही अपनी ताकत में बदल दिया है, जिसकी जड़ें ऐतिहासिक व्यापारिक शक्ति में है, लेकिन जो लगातार नवाचार के जरिए भविष्य को गढ़ रहा है। एक ऐसा समाज जो उदार मूल्यों को अपनाता है और जहां जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ऊंची है। ये निश्चित रूप से सिर्फ ट्यूलिप और पवन चक्कियों से कहीं ज्यादा गहरा और बहुआयामी देश है। और अंत में एक विचार जो इन सब जानकारियों से मन में उठता है और जो शायद आगे सोचने के लिए है। नीदरलैंड्स का इतिहास अनुकूलन और पुनर्निर्माण का एक असाधारण, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उदाहरण है। चाहे वो सदियों से समुद्र के खिलाफ उनका संघर्ष हो या युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज, बढ़ते समुद्र स्तर और संसाधनों की कमी जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है, तो क्या नीदरलैंड्स के पास अपने इस अनुभव से निकले कुछ अनूठे समाधान या दृष्टिकोण हैं? ये सोचना दिलचस्प है कि उनका अतीत, उनका इतिहास उन्हें भविष्य की इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह तैयार करता है, और क्या दुनिया उनसे कुछ सीख सकती है? नीदरलैंड्स पर उपलब्ध इन स्रोतों की हमारी यह पड़ताल यहीं समाप्त होती है।